हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में भी हमने अकाउंट्स बेसिक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। और अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें बेसिकली हम कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स पे एमसीक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अकाउंट बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है रिलेटेड टू अकाउंट्स कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा तीसरा क्लास है जो कि बेस्ड होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। अगेन आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि सबसे पहले तो हम लोग इसके बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, एंड जैसे ही हमारे एमसीक्यूज का डिस्कशन कंप्लीट होगा हम ना इसके कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है। इससे ना आप लोग को और प्रॉपर आइडिया हो पाएगा, एंड जब आप ये एमसीक्यूज रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स की और क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखो 2 चीज़ें, चाहे तो पहले एमसीक्यूज कवर कर लो फिर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो, या लास्ट में जाके पहले कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो फिर आप लोग एमसीक्यूज कवर करना, तो और अच्छे से आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर क्लासिफाइड एज। अब देखो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो इसको कंपनी को विद इन अ ईयर पे करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर इसका पेमेंट करना होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके पहले हम थोड़ा बहुत आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन दे दें कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की और उसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की, देखो पीएल में ट्रेडिंग पीएल में बेसिकली हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो कि 1 साल से रिलेटेड होती है। यही होता है ना, ट्रेडिंग एंड पीएल तो हम 1 साल के लिए बनाते हैं, तो उसमें जो भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है वो फॉर अ ईयर होती है। क्लियर? तो यहाँ आप जो भी चाहे एक्सपेंस दिखा रहे हो, एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो या रिसीट दिखा रहे हो, ये किस तरह की होगी, ये होगी रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का मतलब होता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाए या जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना हो। जैसे अगर मान लो लिखा है यहाँ पे 2 सैलरी, तो आपको पता है कि इस साल की सैलरी आपको इस साल पेमेंट करनी है, मतलब जो सैलरी है उसका बेनिफिट जो आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी का, उसका फायदा आपको कब तक मिलने वाला है, सिर्फ इस साल तक, उसके बाद एम्प्लॉयज छोड़ देंगे अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो। रिसीट है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है बाय कमीशन, तो कमीशन, ये जो कमीशन है या जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट आपको इसी साल मिलना है। क्लियर? बट अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम होते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो, आपको उनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, या खर्चा जो भी होगा वो आपको 1 साल बाद ही पेमेंट करना होता है। यही होता है ना। जैसे अगर हम लोग देखें पर पहले बता दें कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो भी कैपिटल रिसीट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। अब आप बोलोगे कि मैम कैपिटल रिसीट हम दिखाएंगे असेट साइड और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाएंगे लायबिलिटी साइड। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं असेट साइड। क्यों? आप जब मार्केट से असेट खरीदने जाते हो तो आपका खर्चा होता है, और उस खर्चे के बदले आपको जो बेनिफिट है वो 4-5 साल तक के लिए मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ही तो बोलेंगे। और लायबिलिटी साइड हम दिखाते हैं कैपिटल रिसीट, जो पैसा आया है। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास पैसा आया, आपने रिसीट किया, बट उसका पेमेंट आपको 3 साल 4 साल के अंदर अंदर करना होता है, ऐसा तो नहीं कि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो इसी तरीके से याद रखना कि ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड हम दिखाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड दिखाते हैं रेवेन्यू रिसीट, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लायबिलिटी साइड दिखाते हैं कैपिटल रिसीट। क्लियर? और भी ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है विद एग्जांपल, एकदम लास्ट में, क्लास के एंड में आप लोग देख लेना, एमसीक्यूज जहाँ एंड हुआ है वहाँ हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं। तो अब चलो फिर जल्दी से हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस आर क्लासिफाइड एज, हमने बता दिया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपको पता है कि ये वेजेस इसी साल से रिलेटेड है, आपको इसका पेमेंट करंट ईयर में ही करना है 1 साल के अंदर अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और एक और पॉइंट हम यहाँ क्लैरिफाई कर दें कि जो पीडीएफ है आज के लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड टू रेज द सिटिंग कैपेसिटी इन अ थिएटर इज। अगर हम थिएटर में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इसका फायदा, क्या इसका बेनिफिट हमें 1 साल के लिए मिलेगा? नहीं, हमें इसका बेनिफिट कई साल के लिए मिलेगा, मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, है ना। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका खर्चा एक तरह से, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। पर ये किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा करने से हमें बेनिफिट कई साल तक मिलने वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट,
Immediately after the purchase of a new truck by a transport company, rupees 250 spent to have company's name on the truck would be turned. देखो आपने कोई नया एसेट खरीदा और उस पर तुरंत ही खर्चा किया है ना, तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, कैपिटलाइज ही करते हैं और कैपिटलाइज करके उसी ट्रक का पार्ट बना देंगे. क्लियर. तो ये जो ट्रक आपने खरीदा है, क्या इसका बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलेगा? नहीं, 1 साल से ज़्यादा के लिए ही मिलेगा, क्योंकि ये असेट है, आपने परचेज किया, इसका बेनिफिट आपको फॉर मोर देन 1 ईयर मिलेगा. तो ये किस तरह का खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर. करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बहुत बार हमने स्टूडेंट्स को देखा है कैपिटल में और रेवेन्यू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही ईजिली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट, मार्क आउट विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा. वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ऑफिस, नया ऑफिस बनाया, वेजेस पे किया, इसका भी बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा. परचेज ऑफ अ न्यू स्पार्क प्लग ऑफ रुपीज़ 9.75. इतना सस्ता सामान खरीदा है पहली बात तो, और वो स्पार्क प्लग खरीदा है, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. प्लस इसकी वैल्यू भी बहुत क्या है, नॉमिनल है, बहुत हाई फाई अमाउंट नहीं है. रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड व्हीकल न्यूली परचेज्ड. आपने एक नई व्हीकल खरीदी, सेकेंड हैंड है भले ही, बट उसको तुरंत ही रिपेयर कराया, तो वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा और उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी. ये बेसिकली हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और उसको ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? परचेजिंग अ पेंसिल इरेजर 2 रुपीज़. ये भी याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारी वैल्यू है वो भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए. इंस्टॉलिंग एन एस्केलेटर. अगर आप एस्केलेटर इंस्टॉल कर रहे हो कहीं पे भी, तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है. करेक्ट आंसर होगा बी, कि बी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज अ. कॉपीराइट एक्वायर करने के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, अगेन इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. नेक्स्ट, रिसर्च एंड एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करोगे उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा. रुपीज़ 2000 स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज अ. देखो 2000 रुपये अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग को पेंट करने के लिए लगा भी रहे हो, तो इसका बेनिफिट आपको बहुत साल तक नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं कि एक बार पेंट करा दिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, और ये हर साल का ही खर्चा है, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे. नेक्स्ट, if furniture of the book value of rupees 2000 is sold for rupees 800 and a new fixture of 1000 is purchased with cartage of rupees 25 being paid, what is the amount of capital expenditure? देख लेते हैं. देखो एक फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 2000, हमने उसको बेचा 8000 पे, ठीक है, 800 पे, तो 2000 का है, 800 पे अगर हमने उसको बेचा, तो यहाँ 1200 का जो लॉस है ये तो हमारा ट्रेडिंग पीएल का पार्ट है. बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या है. एक नया फिक्सर खरीदा है 1000 का, और उस फिक्सर के साथ तुरंत हमने 25 रुपीज़ का कार्टेज भी अप्लाई किया है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना. फिक्सर खरीदा है, एसेट खरीदा है, तो उसका बेनिफिट आपको कई टाइम तक मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज़ 5000 बीइंग पेड टू 2 एम्प्लॉयज बीइंग रिट्रेंच्ड वुड बी अ. कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं जिसके बदले आपको 5000 रुपये देना पड़ा, तो ये कैसा खर्चा है, करंट ईयर से रिलेटेड, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ रुपीज़ 15000 इज स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी एंड 2500 ऑन फ्रेट इन कनेक्शन विद इट्स एक्विजिशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा, कितना लगाया, 15000 लगाया, और उसको खरीदने के लिए हमें भाड़ा भी देना पड़ा 2500 का, तो ये भी हमेशा कैपिटलाइज होता है, तो टोटल अमाउंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बनेगी वो बनेगी 17,500. नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन अ प्रॉपर्टी. अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, क्योंकि टैक्सेस आपको हर साल पे करने होते हैं, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, लॉस कॉस्ट बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय द कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर. देखो ये चीज़ याद रखना, ये हम लोग एम्बेजलमेंट की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं, है ना. और चोरी स्टील करना हो गया, या फिर थेफ्ट मतलब बेसिकली एम्बेजलमेंट. तो दो चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 214 एंड 215 में अंतर क्या है कि पहला जो कैश का चोरी हुआ है वो बिजनेस आवर में हुआ है. अगर बिजनेस आवर में है तो उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और अगर आफ्टर बिजनेस आवर है, आफ्टर ऑफिस आवर है, तो उसको फिर हम मानते हैं कैपिटल लॉस. क्लियर. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग यूनिफॉर्म्स टू एम्प्लॉयज इज अ.
हर साल आपको यूनिफॉर्म अप्लाई करना होता है और प्रोवाइड करना होता है एम्प्लॉयज़ को, तो ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करंट ईयर का खर्चा है. इफ़ द ऑफिस वर टू सप्लाई यूनिफॉर्म्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ वंस इन 4 ईयर, अगर 4 साल में एक बार देना है तो फिर ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि फिर इस खर्चे को ना आप 4 साल तक राइट ऑफ करोगे. मतलब पहले साल का आप दिखा दोगे ट्रेडिंग पीएल में, जैसे मान लो 4,000 है तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 1,000 हर साल का खर्चा. तो 1,000 आप ट्रेडिंग पीएल में दिखाओगे और 3,000 आप कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में. क्लियर? नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी मानेंगे जब उसका बेनिफिट हमें कई साल तक मिले. इट्स बेनिफिट्स एक्सटेंड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. आइडेंटिफाई द कैपिटल ट्रांजेक्शन अमंग द फॉलोइंग. देख लेते हैं कि इनमें से कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन सा है? परचेज ऑफ अ ट्रक बाय अ कंपनी, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड टायर्स एंड ट्यूब्स, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, हर साल का कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि जब आप ट्रक खरीद रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ अ रेवेन्यू नेचर? कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग लैंड, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, क्योंकि लैंड खरीदोगे बेनिफिट बहुत साल तक मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इसका बेसिकली होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन ओल्ड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड, अगर फ्री होल्ड लैंड भी खरीद रहे हैं, असेट बना रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि पेंटिंग अगर आप करा रहे हो तो ये रेवेन्यू नेचर है, जो कि हर साल खर्चा आपका होना है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम बेसिकली कैपिटल रिसीट है, तभी तो उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं. कार्टेज पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ अ न्यू मशीन, अभी हमने बताया कि हम इसको कहाँ डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट का ही पार्ट बनाते हैं, इसको कैपिटलाइज करते हैं. द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द मैनेजर्स ऑफिस वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बार एसी लगाया, हर साल थोड़ी लगाना पड़ेगा, उसका बेनिफिट आपको बहुत साल तक मिलेगा. मेकिंग मोर एग्जिट डोर्स इन अ सिनेमा हॉल, अगर आप सिनेमा हॉल में ज़्यादा एग्जिट डोर्स बना रहे हो तो उसका भी बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. नेक्स्ट, मार्क आउट द कैपिटल रिसीट अमंग द फॉलोइंग. अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अ डेटर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज वैट, अगर डेटर से पैसा मिल रहा है, बेसिकली करंट एसेट है, और अगर करंट एसेट से किसी भी फॉर्म में पैसा मिल रहा है ना, तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा. देन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन अ एफडी, ये भी हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, तो ये भी क्या ट्रीट किया जाएगा? रेवेन्यू रिसीट. अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट देयर डेट्स, डेट्स के अगेंस्ट जो पैसा आ रहा है वो भी हमारा क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट. इतना याद रखना कि जब करंट एसेट से पैसा आता है ना, तो हम उसको रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं. बट जब फर्नीचर मतलब फिक्स्ड असेट बेच करके या फिक्स्ड असेट से किसी भी तरह का कोई रिसीट हो रहा है, तो उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, मार्क आउट द रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, बैंक से आप बोरो करोगे तो कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में, तो ये किस तरह की रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट. अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी बताया कि ये भी कैपिटल रिसीट होगी. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो गया. एंड कंपनसेशन रिसीव फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लैंड को खरीदने के लिए एक कंपनसेशन रिसीव्ड हो रहा है, जो कि नो डाउट एक लार्ज अमाउंट में होगा, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो वो किस तरह की रिसीट हो जाएगी? कैपिटल रिसीट. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट. अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बोला है कि जो पेटेंट राइट हमने अप्लाई किया था वो अनसक्सेसफुल है, मतलब वो राइट हमें मिला नहीं. अब क्योंकि अनसक्सेसफुल है तो उस पर आपने जो भी पैसा लगाया होगा वो तो आप इस साल लॉस में ही दिखाओगे ना. अपने ट्रेडिंग पीएल में आप ये दिखा दोगे कि वो इस साल का खर्चा है. क्यों? क्योंकि उससे आपको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलना है. क्लियर? जो भी पैसा आपने स्पेंड किया है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, और उससे आपको किसी भी तरह का कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला. तो एक बार में ही इसको हम पीएल में चार्ज करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. थ्रू दो द अमाउंट में भी लार्ज, भले पैसा जो हमने पे किया है वो लार्ज हो, बट क्योंकि उसका कोई बेनिफिट मिलना नहीं है फ्यूचर में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिजर्व्स इन, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब हम सीक्रेट रिजर्व बना रहे हैं. क्योंकि देखो सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने हिडन प्रॉफिट्स मेंटेन करती है, और जब हिडन प्रॉफिट मेंटेन कर रही है तो नो डाउट आपको अपने ट्रेडिंग पीएल में खर्चे बढ़ाने होंगे. भाई खर्चे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट घट जाएगा. क्लियर? तो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हो ना, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट घट जाता है, और वो जो हिडन प्रॉफिट है उसी से हम क्या बनाते हैं बेटा? सीक्रेट रिजर्व्स. तो करेक्ट आंसर होगा बी.
नेक्स्ट, मार्क द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हैं। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अक्वायर न्यू असेट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगेन ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन अ बिल्डिंग टू रेज ए न्यू वन, आपने पुरानी बिल्डिंग को खत्म करके न्यू बिल्डिंग बनाई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है। नेक्स्ट, डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप सामने वाली पार्टी को गुड सप्लाई करोगे और फिर बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि विद इन ईयर इसका पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्क आउट द यूजुअल आइटम और आइटम्स ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमंग द फॉलोइंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स है, एक्सेप्शनल रिपेयर्स है, क्योंकि इन सबको आप थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फेलियर टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। नो डाउट अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपका नेट प्रॉफिट है वो गलत दिखेगा, और अभी हमने बताया ना कि उसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स बनाते हैं। ओवर ट्रेडिंग, अंडर ट्रेडिंग, मिसलीडिंग रिसीट पेमेंट, फाइनल अकाउंट्स बीइंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग। नो डाउट जो आपका फाइनल अकाउंट्स है क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट आपको करेक्ट कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, expenses involved in a change of office, the organizational and starting cost would constitute a dash charge। देखो आपने ये जो खर्चा किया है ऑफिस को चेंज करने में और उसको स्टार्ट करने में किया है, तो नो डाउट इस खर्चे का बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है। बट ना ये हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानते, इसको हम लोग मानते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन ट्रेडिंग पीएल में जाता है और कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर? जैसे जनरली क्या होता है ना कि जब आप एडवर्टीजमेंट कराते हो, जैसे मान लो आपने 50,000 का एडवर्टीजमेंट कराया है स्टार्टिंग में, तो हम सबको पता है कि इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, मान लेते हैं कि 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल ये जो 10,000 का खर्चा है ये तो हमारा करंट ईयर का खर्चा हो गया है ना, तो ये ट्रेडिंग पीरियड में जाएगा और बाकी 40,000 हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। फिर नेक्स्ट ईयर फिर अगेन 10,000 राइट ऑफ करेंगे और 30,000 को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर incurred as adds nothing to the value of fixed asset, in acquiring asset, in meeting routine expenses, in the purchase of fixed assets। yes, चाहे तो आप फिक्स्ड एसेट को खरीद रहे हो या उसकी वैल्यू में कुछ एडिशन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। नेक्स्ट, वर्क ऑन अ फैक्ट्री बिल्डिंग दैट इज पार्ट रिपेयर एंड पार्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब आधा तो आप रिपेयर करा रहे हो, आधा इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट को हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिपेयर को मानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन देखो डी करेक्ट होगा, पार्टली कैपिटल एंड पार्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ इनएडवर्टेंटली ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी। नो डाउट हमने बताया है कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट घट करके दिखेगा, जिससे हम सीक्रेट रिजर्व्स बना सकते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, पहले बता दिया कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्सोलेंस कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज, व्हाट इज ऑब्सोलेंस कॉस्ट, जब आपका कोई मशीन या कोई एसेट आपने खरीदा और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वो पुराना हो गया, उसमें जो भी मतलब टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू चार्ज की तरह। नेक्स्ट, ब्रोकरेज ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर ब्रोकरेज है मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे जो भी खर्चा करते हैं ना, इशू का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, वो बेसिकली कैसे ट्रीट किया जाता है, एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो, बेसिकली एक ऐसा खर्चा कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, तो ये कैपिटल चार्जेस और कैपिटल एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, रिकरिंग इनकम्स दैट अ बिजनेस गेट्स रेफर टू डैश रिसीट, रिकरिंग इनकम में हर साल होगी तो रेवेन्यू रिसीट होगी। Any expenditure incurred in order to lower the operating cost or expenses denotes, अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा रहा है या खर्चे को घटा रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और ऐसा फायदा जो बहुत साल तक चलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, अ ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जहां एडवर्टीजमेंट की बात आई वो क्या हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, विच आइटम ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजेस टू लेबर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हमने पहले ही बताया कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे अगर आप किसी तरह का खर्चा कर रहे हो तो उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। मेजर रिपेयर वर्क ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मेजर है उसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिजर्व्स इन सीक्रेट रिजर्व, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, अगेन आप कॉपीराइट एक्वायर कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप एक असेट, फिक्स्ड असेट एक्वायर कर रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। Immediately after the purchase of a new truck, the transport company spent 800 to have its name painted on it. अब जो आप नाम उस पे पेंट करा रहे हो, क्या उसका कोई बेनिफिट मिलना है फ्यूचर में? नहीं, उसका बेनिफिट तो एक ही साल तक मिलेगा और आपको हर साल वो काम कराना होगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, रेन्युअल फी पे कर रहे हो पेटेंट पे, उसका फायदा आपको कई साल तक मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, A manufacturing company spent the following amounts on the import and installation of a machine. मशीन की प्राइस दी है, फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट डैमेज्ड इन ट्रांजिट नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है। आपको इस डेटा पे बेस्ड ये बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। प्राइस ऑफ मशीन तो होगी, जो भाड़ा लगा है वो भी होगा और इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड होता है, बट जो रिप्लेसमेंट पार्ट है ना, उसको हम कभी भी इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं मानते हैं। वो बेसिकली एक तरह का आइटम है ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बेसिकली कैसे ट्रीट किया जाएगा बेटा, एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 50,000 प्लस 555, 56,050 रुपीज होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्चा कर रहे हो, क्योंकि उसका भी बेनिफिट आपको कई साल तक मिलना है, बट उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इनकम इज द एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश, जब आपका रेवेन्यू आपके खर्चे से ज्यादा होगा तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज इनकम। नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 20,000, आपने गुड सोल्ड किया है, डे टू डे एक्टिविटी है, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो गया। नेक्स्ट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने उधार पे बेचा है तो भी ये रेवेन्यू है क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद डैश जनरेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड, एक्सपेंसेस को हम किससे मैच करते हैं? नो डाउट रेवेन्यू से, क्योंकि अगर आपने कोई सामान बेचा है और उस पर आपको 10 रुपये की अर्निंग हुई है तो वो रेवेन्यू हो गया। आपको उसको बनाने में 8 रुपये का खर्चा आया तो एक्सपेंसेस हो गया, और 2 रुपये का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ पेटेंट राइट, इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड। लास्ट के 3 अगर देखोगे तो कैपिटल नेचर के हैं, बट अगर लॉस ऑफ स्टॉक है ड्यू टू फायर, आपकी इन्वेंट्री का लॉस हो रहा है, करंट एसेट का लॉस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप इस तरीके से भी बाइफरकेट कर सकते हो कि जब करंट एसेट से कुछ रिलेटेड है तो वो रेवेन्यू पार्ट बनेगा, और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो वो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल का। क्लियर? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का। अब इसके बाद हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। हमने बहुत जगह अकाउंट्स में देखा है कि कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर ये 2 टर्म्स यूज होते हैं, तो ये क्या है और इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू की, तो कैपिटल नेचर की बात करें या रेवेन्यू नेचर की बात करें, दोनों के लिए एक्सपेंस भी होता है एंड इनकम भी होता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंस होगा एज वेल एज कैपिटल रिसीट होगी, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट होगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाम से लग रहा है कि ये तो खर्चा है। हाँ है, तो ये खर्चा, बट ये किस तरह का खर्चा है? ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस मोटिव से करती है कि इसका बेनिफिट उनको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये खर्चा इस मोटिव से करती है कि ये एक्सपेंस करने के बाद वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी या अपनी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगी, एंड ये जो रेवेन्यू जनरेशन का पूरा प्रोसेस है या उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो फॉर मोर देन 1 ईयर मिलेगा। क्लियर है? एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा बट फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका की बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा के लिए ले सकते हो, एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, देखो हमने बोर्ड पे लिखा भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर expense that contributes to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting year।
कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से बिजनेस को ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपना रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर पाए या उसे बेनिफिट जनरेट कर पाए फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो हमने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस दैट जनरेट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे आप रेवेन्यू तो जनरेट कर पाओगे बट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, लेट्स से असेट्स, ठीक है, जब बिजनेस ये असेट परचेज करके लाएगी, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये असेट परचेज करेगी तो बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक एक्सपेंस है ना, क्योंकि उनको तो यहाँ पे कैश पे करना पड़ेगा। बट हमें ये बात पता होता है कि इस असेट के लिए जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। क्लियर। एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेट्स से रेंट, अगर हमने बिजनेस की अगर हम जहां अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो बिल्डिंग रेंट पे चल रही है, ठीक, तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो अगेन ये क्या है, एक्सपेंस है ना, जहां आपके पास से पैसा जा रहा है। बट आपको ये बात पता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रेंट पे किया है तो उस बिल्डिंग या उस लैंड का फायदा आप कितने टाइम तक ले सकते हो, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर, दैट इज फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली हमें पता चल गया कि हम कहां शो करेंगे। हम यहां पे बता रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, है ना, क्योंकि असेट की बात हुई है। एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो भी किस साइड, टू एक्सपेंसेस के नाम से। होपफुली मेरा पॉइंट क्लियर होगा। हमने सिर्फ इतनी सी चीज बताई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे दोनों खर्चे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बट एक खर्चा करके आपको पता है कि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा और एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर मिलेगा। हमने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम बात करें असेट, जब हम परचेज करते हैं तो हमारा तो पैसा लगा, एक्सपेंस तो हुआ, ठीक है, बट उसका बेनिफिट हमें फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है। बट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, लेट्स से रेंट, तो रेंट जब तक आप पे करोगे सिर्फ तब तक का ही आपको उस लैंड को या बिल्डिंग को यूज करने का बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं। क्लियर है? अच्छा, सेकंड पॉइंट हमने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस चीज का पार्ट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिनको बेसिकली हम कंसिडर करते हैं एंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का। क्लियर? चलो अब उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का है एंड कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, उसको समझने के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो ये 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड लास्ट इज मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। एक एक करके हम लोग इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है नेचर ऑफ बिजनेस। लेट्स से अगर हम फर्नीचर डीलर हैं तो उस केस में हम फर्नीचर खरीदेंगे एंड फर्नीचर ही बेचेंगे। अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि फर्नीचर हमारे लिए असेट होता है ना। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल भी दिया था असेट्स का। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम फर्नीचर तो असेट है, बट जब हम फर्नीचर खरीद करके बेच दे रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। एंड जब हम गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो हम जब उसको खरीद रहे हैं तो किस मोटिव से खरीद रहे हैं, उसको सेल करने के मोटिव से। तो हमें पता है कि हमें उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कब तक के लिए मिलेगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर है मेरा पॉइंट? बट अगर हम
फर्नीचर डीलर नहीं है, लेट्स से कि हमारी एक जनरल स्टोर है, तो उस केस में हम जो भी फर्नीचर परचेज करेंगे हम उसको कभी भी सेल करने के मोटिव से नहीं परचेज करेंगे, बल्कि अपने बिजनेस में यूज करने के मोटिव से करेंगे। तो बट ऑब्वियस उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। अगर आप फर्नीचर डीलर हो, मतलब बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर हम फर्नीचर डीलर हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो गया, एंड गुड्स का परचेज सेल रेवेन्यू नेचर होगा, रीजन बीइंग कि उसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मिलने वाला है। बट अगर वही चीज हम फर्नीचर डीलर ना होकर के जनरल स्टोर बिजनेस हमारा चल रहा होता, तो वहां पे फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, एंड उस असेट से हमें पता है कि हमें बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट इज रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें यह भी देखना होता है कि वो किस नेचर का है। रिकरिंग मतलब क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस में अकर करता है। ठीक है? रिकरिंग नेचर मतलब रिपीटेटिव नेचर का अगर वो एक्सपेंस है। ठीक है? हमने क्या बोला कि एक ऐसा एक्सपेंस जो कि रिपीट कर रहा है, मतलब डे टू डे बेसिस पे अकर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। ठीक है? तो अगर वो रिकरिंग नेचर का है तो वो डेली बेसिस या एवरी मंथ अकर कर रहा है, तो उस केस में वो कैसा खर्चा हो जाएगा, रेवेन्यू। एंड अगर वो नॉन रिकरिंग है, मतलब साल में 1 या 2 बार ही वो खर्चा अराइज हो रहा है, तो उस केस में वो कैसा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल। लेट्स से अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको किसी भी एम्प्लॉय को हर मंथ पे करना होता है, तो ये कैसा खर्चा है जो डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर कर रहा है, तो किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का। बट नॉन रिकरिंग जैसे असेट, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने आप असेट खरीदोगे, तो फिर वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया, दैट इज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट बता रहा है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। हमें ये भी देखना होता है कि जो खर्चा हमने किया है वो हम किस मोटिव से कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो खर्चा हमने किया, हमें पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस में हमें ये देखना होता है कि हमने जो भी एक्सपेंस किया है वो किस मोटिव से किया है। लेट्स से हमारे पास एक मशीनरी है एंड इस मशीनरी का बट ऑब्वियस कुछ ना कुछ रिपेयर होगा। अगर ये रिपेयर नॉर्मल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमने क्या बोला कि ये नॉर्मल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उस केस में ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है? बट अगर हम बात करें कि इस मशीनरी का हमने कोई मेजर रिपेयर कराया और उस मेजर रिपेयर से क्या हुआ कि इस मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो उस केस में ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा, कैपिटल। सिंपली मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि अगर किसी भी खर्चे से आपको बेनिफिट 1 साल के लिए मिले तो रेवेन्यू, अदरवाइज कैपिटल। तो पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस हम फिर से यहां बता रहे हैं कि अगर आपने रिपेयर किया और ये रिपेयर कैसा था, नॉर्मल रिपेयर था, नॉर्मल मेंटेनेंस रिपेयर था, तो उस केस में वो रेवेन्यू होगा। एंड अगर आपने मेजर रिपेयर कराया जिससे आपकी मशीन की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो फिर उस केस में ये किस तरह का खर्चा माना जाएगा, कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या रहा है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सेम पॉइंट है कि अगर हमने किसी असेट का, है ना, इसको हम ऊपर रब कर रहे हैं, देखो इसकी अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, अगेन अगर हमने किसी असेट का रिपेयर कराया है और रिपेयर कैसा है, नॉर्मल रिपेयर है, उस रिपेयर से उस असेट की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, दैट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो उस केस में उस रिपेयर को हम क्या मानेंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर? बट अगर ये जो रिपेयर हमने कराया है, अगेन ये मेजर रिपेयर है और ये रिपेयर कराने से आपके असेट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पहले 10,000 यूनिट बनाता था तो अब 15,000 यूनिट बनाएगा, तो उस मेजर रिपेयर की वजह से आपके असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो बट ऑब्वियस हम 1 साल से ज्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो फिर वो उस केस में क्या माना जाएगा, कैपिटल। क्लियर? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। अगर मान लो ये 4 पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया। अब अगर मान लो कि हमारा जो टर्नओवर है, बिजनेस से जो हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर भी तुम लोग छोड़ो,
टर्नओवर भी आप लोग छोड़ो, मान लो कि प्रॉफिट है। अब आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 30 लाख, क्लियर है, और आपने कोई खर्चा किया है जो कि 5 लाख के इक्विवेलेंट है, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल। पर अगर यही खर्चा 50,000 होता तो हम क्या मान लेते, रेवेन्यू। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैम इसका तो कोई बेस नहीं है, एक्चुअल में इसका कोई बेस नहीं है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, कि अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो हम देखेंगे कि हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, हमने बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने अगर ज्यादा खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड अगर हमने देखा कि हम बहुत छोटी अमाउंट उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जिसपे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि सिर्फ पर्टिकुलर ईयर तक ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर हम कोई छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें तो फिर हम मान लेते हैं कि उसका बेनिफिट हमें सिर्फ पर्टिकुलर ईयर तक मिलेगा और उसको हम रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो ओवरऑल ये 5 चीजें हम देखते हैं किसके लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू। ठीक है, पहला था नेचर ऑफ बिजनेस, रेकरिंग नेचर, पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एंड मटेरियलिटी। क्लियर है? तो ओवरऑल अब हम एक बात बताएं, इनकम पे चलने के पहले इनकम पे हम लोग चलेंगे, बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपली, हम लोग अपनी बुक्स में 2 चीज देखते हैं, हम लोग अपनी बुक्स में 2 चीज देखते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। क्लियर? अच्छा, इसके पहले हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग समझ गए हो, सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा बट वो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए वो जनरेट कर पाएंगे, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की एंड रेवेन्यू रिसीट की, तो सिंपली हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, बट कैपिटल रिसीट बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंस जैसा होगा। क्या होगा कि आज तो हमें पैसा मिला बट हमें पता है कि हमें इसको लॉन्ग रन में रिटर्न करना है, मतलब इसी साल रिटर्न नहीं करना है बट 1 साल के बाद हमें इसको रिटर्न करना होगा, या फिर कह लो 3-4 साल में उसको रिटर्न करना होगा। बट अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है। क्लियर है? हम उन दोनों का भी पहले एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि किसका प्रेजेंटेशन कहाँ होगा। अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट में सीधे सीधे एक एग्जांपल ले लो, बैंक लोन। अब जब हम मार्केट में बैंक लोन लेने जाते हैं तो सिंपली आज तो हमें पैसा मिल रहा है तो रिसीट तो है, बट क्या हमें इसी साल उसको लौटाना होता है? नहीं, हम उसको अगले 3-4 साल में धीरे धीरे करके लौटाते हैं। क्लियर? मतलब एक ऐसा रिसीट जिसके थ्रू आपको पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी और वो पेमेंट आप 1 साल से ज्यादा के लिए करोगे। एंड अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। लेट्स से हमारी बैंक में एक एफडी है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट हमें कितने टाइम तक मिलना है? सिर्फ उसी साल के लिए मिलना है। क्लियर है? तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे रेवेन्यू आइटम्स कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड अगर बैलेंस शीट की बात करो तो यहाँ कैपिटल आइटम्स आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस और इनकम की, तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा, है ना, सारे खर्चे इस साइड आते हैं, एंड रेवेन्यू इनकम या कह लो रेवेन्यू रिसीट इस साइड आएगी, दैट इज बाई साइड। ठीक है, टू साइड ये आएगा एंड बाई साइड ये आएगा, या फिर डेबिट क्रेडिट कह लो। क्लियर? बट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भले ही असेट साइड है बट स्टिल ये कौन सा वाला साइड है? कैपिटल एक्सपेंसेस का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि आज आप खर्चे करोगे और आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो वो कहाँ आएगा? असेट साइड। और इस साइड क्या आएगा बेटा? कैपिटल रिसीट सारी की सारी इस साइड आएंगे। वो पैसे जो आपको आज तो मिलेंगे बट आपको उसका पेमेंट करना होता है अगले कुछ सालों में। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू में इतनी ही सी चीज है
कि जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है वो कैपिटल नेचर का है, एंड जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलता है वो हम कहते हैं रेवेन्यू आइटम। क्लियर है? एंड बैलेंस शीट एंड पीएल में भी हमने उसका प्रेजेंटेशन दिखा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।